हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग साइंस पढ़ रहे थे और पार्ट 1 हम लोग अच्छे से किए हैं। अगर पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे पार्ट 1 बहुत अच्छे से कराए हैं और ये आपको सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। और जो भी बिहार पुलिस के अगर एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो आपके रामबाण साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको 50 से 60% साइंस के पूर्ण रूप से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। ये साइंस का पार्ट 2 है। अभी और हम लोग पार्ट 4 और पढ़ेंगे, यानी 4 और वीडियो आएंगे जिसमें हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें तीनों होगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। कौन सा है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो तना। राइजोम पादप भूमिगत तना है। कौन सा है? भूमिगत प्रारूप कौन सा है? तो तना होता है। ठीक है। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो राइजोबियम है। कौन सा है? राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो यह नाइट्रेट के रूप में करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है तो जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तो ये फ्लोएम के द्वारा। यानी पौधे में भोजन को सभी भागों में पहुंचाना उसका फ्लोएम का काम है, जबकि जल का जाइलम पहुंचाता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तनी की वृद्धि दर मापी जाती है इसको क्या बोलते हैं? तो एक्सोनोमीटर बोलते हैं। ऑक्जेनोमीटर क्या बोलते हैं? तो एक्सोनोमीटर। आत्महत्या की थैले लाइसोसोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था 1958 ईस्वी में। कब किया था? तो 1958 ईस्वी में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो राइबोसोम को बोलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? तो राइबोसोम को। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम में ही होता है, क्योंकि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? तो राइबोसोम को। तो इसीलिए प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा? तो राइबोसोम में ही होगा। डीएनए की खोज किसने किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह संश्लेषण वाला जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वाटसन और क्रिक फर्स्ट में देता है, तो इसलिए बहुत कम ही लोग इसको मार पाते हैं। तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी आपसे पूछा जाए कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने। डीएनए आरएनए है, यह न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए आरएनए क्या है? तो एक न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया गया था तो वाटसन एंड क्रिक द्वारा। डीएनए की इकाई क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होता है। डीएनए की इकाई क्या होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किए थे। किसने किए थे? तो हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है तो पुरुष में XY होते हैं, जबकि महिला में क्या होती है? तो XX होती हैं। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y क्रोमोसोम पाता है। कितना पाता है? 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र पे, क्योंकि पिता में X और Y दोनों होते हैं। अगर पिता का X और माता का X निकलेगा तो पुत्री का जन्म होगा, जबकि पिता का Y और माता का हमेशा तो X से निकलेगा, तो वो दोनों निकलेगा तो क्या होगा? तो पुत्र होगा। ठीक है। पैतृकर्ता सिद्धांत सिद्ध करने में सहायक होता है तो डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग। यानी किसी भी बच्चा को अगर उसको साबित करना कि पिता के है या फिर दूसरे के है तो उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा जांच किया जाता है। इंसुलिन शरीर में बनता है तो यह अग्नाशय में बनता है, पैंक्रियाज में बनता है। ठीक है। ब्रोंकाइटिस रोग होता है तो श्वास नली में। ब्रोंकाइटिस रोग किस में होता है? तो यह श्वास नली में होता है। किस में होता है? श्वास नली में। पेप्सिन का एक उदाहरण है तो पेप्सिन एक एंजाइम है। क्या है? पेप्सिन का उदाहरण एक एंजाइम एक पेप्सिन है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीली पदार्थ। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीली पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? तो तिल्ली यानी पीलिया। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। जब मानव मूत्र त्यागते हैं तो उसमें विटामिन सी निकलते हैं। मूत्र कैसी प्रकृति का होती है? तो अम्लीय होता है। किसका मान? पीएच मान 6 होता है। यानी मूत्र का पीएच मान 6 होता है या अम्लीय होता है। मूत्र का रंग पीला होता है तो इरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय होते हैं तो 3 कोष्ठीय। यानी मेढक के कितने कोष्ठ होते हैं? 3 कोष्ठीय। मनुष्य के हृदय 4 कोशिकीय होते हैं, यानी 4 कोष्ठक होते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। और भूप्रपट्टी पर भी पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा है? तो यह ऑक्सीजन ही है। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर का समान ताप होता है 98.100 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 310 केल्विन। ठीक है।
तो आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का समान ताप क्या होता है, तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन पूछे 310 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, तो 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, खोज किसने किया था, तो वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, तो वाल्डेयर ने। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम किससे बनते हैं, तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से बनते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46, जबकि जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी। ठीक है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो कोशिका होती है, सेल होती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका तो यह माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो न्यूरॉन होती है। क्या होती है, न्यूरॉन होती है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है तो काई कोशिका में होता है, यानी काई कोशिका में समसूत्री विभाजन होते हैं। जबकि अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, तो लिंगी जन्म करने वाले कोशिका में, यानी लिंग का जो निर्धारण करते हैं उसमें से अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, जबकि समसूत्री कायिक कोशिका में होते हैं। ठीक है। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद, प्रकंद का उदाहरण क्या है, आलू, बंडा, केसर, प्याज, अदरक, हली। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद, प्रकंद किसका उदाहरण है, तो ये आलू जिसको बंडा बोलते हैं, केसर, प्याज तथा अदरक और हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है, तो ये फल भी खाते हैं। यानी अमरूद का फल भी खाते हैं, अंगूर का भी फल भी खाते हैं, शरीफा का भी फल भी खाते हैं, टमाटर का भी फल भी खाते हैं। आम, पपीता, बेर खाने वाला भाग तो मध्य फल भी है। फूलगोभी का खाने वाला भाग तो पुष्करम खाते हैं, यानी ऊपर वाला जो पुष्प होता है उसी को खाते हैं। ठीक है। लेकिन करता क्या है, कोई इतना तो डटियों खा जाता है। ठीक है। हल्दी में पीला रंग किसी कारण आता है, तो कुरकुमीन, यानी कुरकुमीन के कारण पीला रंग होता है। किसका, तो हल्दी का। ठीक है। टमाटर में लाल रंग तो लाइकोपीन के कारण लाल होता है। अदरक तथा आलू के खाने विभाग तना खाते हैं। प्याज, लहसुन ये सभी का तना खाते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है। सबसे लंबा कृमि कौन सा है, तो टेपवर्म है। कौन सा है, टेपवर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है, तो यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके बल पे, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है, तो डेंसिटी बढ़ जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कितना पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। मूल रंग कहलाते हैं तो लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला इसी को प्राथमिक रंग बोलते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है, तो यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये तीनों के कारण क्या बनते हैं, तो इंद्रधनुष बनते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, जिसको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण होते हैं। लेकिन अगर तीनों दे दे तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही मारना है। ठीक है। इंद्रधनुष में रंग होता है तो ये 7 होते हैं, जिसको बैजनी आह-पिनाला बोलते हैं। उसका ट्रिक है। इंद्रधनुष में बीज का रंग हरा होता है, और इसमें इंद्रधनुष में सबसे अधिक तरंगधर वाला रंग कौन सा होता है, लाल, जबकि सबसे कम बैगनी का होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो यह तरंगधर के द्वारा निश्चित किया जाता है। वेधन क्षमता सर्वाधिक गामा किरण का होता है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था, तो रीटर ने किया था। किसने किया था, रीटर ने किया था। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगधर वाला तरंगधर होता है किसका, तो लाल का, जबकि सबसे कम बैगनी का होता है। सबसे अधिक किसका होता है, लाल का, जबकि सबसे कम बैगनी का होता है। प्रकाश का तरंगधर होता है तो प्रकाश का तरंगधर 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है तो यह निर्वात में होता है। किसमें होता है, निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो रोमर ने ज्ञात किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य प्रकीर्णन के कारण, यानी सूर्य प्रकीर्णन के कारण क्या, अंतरिक्ष यात्री को काला आकाश दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसी कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो यह वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। क्योंकि रेटिना में हमेशा क्या होता है, तो उत्तल लेंस होते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर और सीधा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक, वस्तु के बराबर और सीधा होता है।
प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनेगा। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार अवतल लेंस की भांति करता है। हवा का बुलबुला जो है जल में किसके किसके जैसा व्यवहार करता है? तो यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये आपको जितना इसमें स्टार लगाना चाहिएगा आप लगा सकते हैं, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, लेकिन वो जो दिखता कैसा है? तो उत्तल लेंस की तरह। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टिन और शीशा का। हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन है, क्योंकि अभी वर्तमान में निष्क्रिय है, यानी नाइट्रोजन से कोई प्रभाव नहीं वातावरण पड़ता, इसलिए बल्ब में नाइट्रोजन का ही प्रयोग किया जा रहा है। ट्यूबलाइट में भरा होता है तो पारे का वाष्प और आर्गन। किस ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? तो पारे का वाष्प और आर्गन। फ्यूज का तार मिश्रण होता है तो शीशा टिन का। इसका शीशा और टिन का। फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी में फिक्सर यानी अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो सोडियम थायोसल्फेट को। इसको प्रयोग किया जाता है तो सोडियम थायोसल्फेट को, यानी फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑब्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? तो ऑब्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में यानी तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो यह केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी हीरा का चमकना मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 यानी 36,000 किलोमीटर होता है। यानी भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा क्या है? नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है तो यह सममित संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके आवेग पर है? तो यह सममित संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट। मानव नेत्र कार्य करता है तो यह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोलते हैं, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। यानी निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है, इसीलिए निकट दृष्टि में निकट की वस्तु दिखाई देता है जबकि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। दूर की निकट दृष्टि दोष का कारण क्या आता है? नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, जबकि दीर्घ दृष्टि जिसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इससे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि में उत्तल लेंस जबकि निकट दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ग्रीन हाउस प्रभावित सबसे अधिक गैस कौन करता है? तो CO2 करता है। नाक, दाढ़ी, आँख, कान, ये सभी में जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा और ये सेशन आपके एग्जाम के पर्पज़ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।